हेलो एवरीवन। सो टुडेस टॉपिक इज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, आज हम बात करेंगे अबाउट फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन लेवल पे बात करेंगे कि व्हाट आर फंडामेंटल राइट्स। क्लियर? सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर मेंशन्ड इन पार्ट 3, आर मेंशन्ड इन पार्ट 3। ठीक, फ्रॉम आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35। ठीक, so these are fundamental rights. What are fundamental rights? The rights which are mentioned in Indian Constitution, the rights which are mentioned in part 3 of Indian Constitution are known as fundamental rights. ठीक है, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं अबाउट सर्टेन फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट कि what are certain features of fundamental right. So they are known as Magna Carta of India. ये याद रखिएगा, very important. They are known as मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। अब व्हाट इज मैग्ना कार्टा? इन्हें मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? सी, इन 1215, इन द ईयर 1215, किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड, किंग जॉन ऑफ इंग्लैंड issued first written document, issued first written document on fundamental rights for their citizens. ठीक है, रिटन डॉक्यूमेंट, ये याद रखिएगा, इन 1215, जिसे मैग्ना कार्टा कहा गया था। दैट इज वाई द फंडामेंटल राइट, दैट इज वाई द पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। क्लियर? ये याद रखिएगा। इसके अलावा दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, ये याद रखिएगा, दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर। यानी कि a person enjoys, constitutional remedy for their enforcement if there is any type of violation of fundamental right, if there is any type of, infringement to the fundamental right, a person enjoys, a person can approach courts for their enforcement. ठीक है, उन्हें लागू करवाने के लिए अगर किसी भी तरह से कहीं पे भी ऐसा देखा जाता है कि किसी भी फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है या किसी फंडामेंटल राइट को एंजॉय नहीं करने दिया जा रहा है, अ पर्सन इज फेसिंग सर्टेन टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, आर्बिट्रेरी नेचर का, तो वहां पे अ पर्सन कैन अप्रोच कोर्ट्स। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज जस्टिसिएबल नेचर, बिकॉज देयर एनफोर्समेंट आर एंश्योर्ड एंड सिक्योर्ड बाय द कोर्ट्स इन इंडिया, हाई कोर्ट्स एंड सुप्रीम कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट, याद रखिएगा। ठीक, इसके अलावा और क्या हो सकता है? दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, दे आर not absolute in nature. What does this mean? It means that there are certain limitations or exceptions, आप कह सकते हो, limitations and exceptions which are provided by the constitution itself. इन्हें क्या बोला जाता है? reasonable restrictions. Reasonable restrictions. And what are reasonable restrictions? Which are provided lawfully. Like there are certain limitation, like if you talk about article 19, it talks about freedom of speech and expression. आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन लिखा तो है, आपके पास है, बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप कुछ भी बोल दोगे और कुछ भी एक्सप्रेस कर दोगे। आप कुछ भी ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई कल के दिन दंगा भड़क जाए। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस, देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। इसीलिए कहा जाता है कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, क्योंकि कुछ ना कुछ लिमिटेशंस हैं। एक बाउंड्री फिक्स है, एक लिमिटेशन फिक्स है कि बियॉन्ड दैट आपको नहीं जाना है। दैट इज नोन एज, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज कि दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। क्लियर? सो ये याद रखिएगा। इसके अलावा there are some fundamental rights which are only enjoyed by the citizen of India, only enjoyed by citizen of India. ठीक, ये याद रखिएगा। तो these are certain features of fundamental rights
तो कभी कभी ये लिखने के लिए भी आ जाता है। तो याद रखिएगा कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट, दे आर नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया, दे आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर, ठीक है, दे आर जस्टिसिएबल इन नेचर, देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स which are only enjoyed by the citizen of India only. ठीक, now let's see about the categories of fundamental right. Categories. So in original constitution there were 7 categories of fundamental right. One is, first one, right to equality, ठीक, from article 14 to article 18, first category of fundamental right. Second category, right to freedom, from article 19 to article 22. Right against exploitation, right against exploitation, article 23 and 24. Then there is right to freedom of religion, fourth category, from article 25 to article 28. Then there is cultural and educational rights. क्या है? Cultural and educational rights, article 29 and 30 are related to this category. फिर then there was right to property. क्या था? Right to property under article 30, sorry, under article 31 it was there, ठीक. And then there is constitutional remedy, there is constitutional रेमेडीज, जिन्हें रिट्स के नाम से जाना जाता है, सुना होगा आपने यदि, अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो देयर वर 7 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट ओरिजिनली इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट अभी प्रेजेंट फॉर्म में देयर आर 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट. क्यों? बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी, बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. ठीक है, याद रखिएगा. मैंने क्या बताया अभी आपको? प्रेजेंट में देयर आर 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट. क्यों? बिकॉज जो राइट टू प्रॉपर्टी है, बिकॉज राइट टू प्रॉपर्टी इट इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, नाउ इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट. क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, बट इट इज नो मोर अ पार्ट ऑफ पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अर्लियर इट वाज अंडर आर्टिकल 31, बट थ्रू 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 इट वाज एलिमिनेटेड फ्रॉम पार्ट 3. पार्ट 3 से हटा दिया गया था, याद रखिएगा. और कहां इंक्लूड कर दिया गया था, कहां ऐड कर दिया गया था? इट वाज एडेड अंडर आर्टिकल 300A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर? सो प्रेजेंटली अगर देखा जाए तो देयर आर 6 कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट जो आज प्रेजेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है. क्यों? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी was eliminated through 44th Constitutional Amendment Act in the year 1978 and was added as Article 300A in Indian Constitution. ये याद रखिएगा. क्लियर है? ठीक, चलिए. सो
मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, जब हम बात कर रहे थे फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट की, किसकी बात कर रहे थे? फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट। ठीक है, वहां पे मैंने बताया था कि देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट्स विच आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक, आ रही बात समझ में? कौन कौन से वो फंडामेंटल राइट्स हैं विच आर ओनली अवेलेबल टू द सिटीजन ऑफ इंडिया, ये बात याद रखिएगा। सो देयर इज आर्टिकल 15, देयर इज आर्टिकल 16, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यहां 5 ग्राउंड्स मेंशन्ड है, रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, देन आर्टिकल 16 टॉक्स अबाउट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन regarding public employment opportunities, in public employment। ठीक, then article 19, article 19 talks about 6 types of freedom rights। यही मिलता है आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू मूव फ्रीली विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम टू असेंबल विदाउट आर्म्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। So there are 6 categories, 6 types of freedom rights which are mentioned under Article 19 of Indian Constitution. Then there is Article 29. अब अभी जब हमने कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात की थी, तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि देयर आर 7 कैटेगरीज और प्रेजेंट में 6 कैटेगरीज हैं। और मैंने आपको 4th कैटेगरी जो बताई थी, 5th कैटेगरी सॉरी, वो बताई थी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक, आ रही बात समझ में? तो देयर इज आर्टिकल 29 एंड 30 इन दिस कैटेगरी। तो आर्टिकल 29 किसके बारे में है? आर्टिकल 29 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एटसेट्रा। ठीक, रिगार्डिंग माइनॉरिटीज। ठीक है, देन देयर इज आर्टिकल 30 which talks about establishment and administration of educational institutions। ठीक, तो ये याद रखिएगा कि दीज आर दोज 5 फंडामेंटल राइट विच आर मेंशन इन पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली बी एंजॉयड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया, कैन ओनली बी एंजॉयड बाय द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आपके पास, अगर आपने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन देखा हो या देख लीजिएगा, तो उसमें इन फंडामेंटल राइट्स को जब पढ़ते हैं ना, तो वहां पे साफ साफ शब्दों में लिखा रहता है नो पर्सन शैल, नो सिटीजन शैल। ठीक है, तो वहां पे शब्द ही मेंशन्ड है। अगर आप देखेंगे ना द फंडामेंटल राइट्स, अगर आप आर्टिकल 15 देखेंगे, 16 देखेंगे, तो उनकी शुरुआत ही सिटीजन शब्द से होती है कि नो सिटीजन शैल, देयर शैल बी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे कि इन फंडामेंटल राइट्स में सिटीजन वर्ड इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन दीज आर्टिकल्स इन पार्ट 3। ठीक है, रेस्ट ऑफ द, अगर आप इनके अलावा जो फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर आप उनकी बात करिए, तो वहां पे पर्सन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। द वर्ड पर्सन इज यूज्ड एंड whenever you see the word person, ठीक है, whenever, अगर आप कभी भी किसी भी फंडामेंटल राइट में जब पर्सन टर्म को देखते हैं, ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा कि इट मीन्स कि दैट पर्टिकुलर फंडामेंटल राइट इज एंजॉयड बाय सिटीजंस as well as the one who is not the citizen. He or she can also enjoy those fundamental rights. ठीक है, अब
वो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं विच आर ऑल्सो एंजॉयड बाय द नॉन सिटीजन इन 5 फंडामेंटल राइट्स के अलावा, ठीक है। यू कैन टॉक अबाउट 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, then there is 24, 25, 6, 7, 28, then there is 32. So these are fundamental rights which can also be enjoyed by the those people who are not the citizen of India. But ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 15, 16, 19, 29 and 30 are those fundamental rights which are enjoyed by only citizens of India. ठीक, आ रही बात समझ में? चलिए, सो दैट्स ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द फंडामेंटल राइट्स। अब हम नेक्स्ट सेशन से विल फर्स्टली टॉक अबाउट आर्टिकल 12 एंड 13 और फिर हम एक एक सेशन करते हुए एवरी विल डिस्कस ऑल द कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स। थैंक यू सो मच।